हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे और अपनी पढ़ाई पे मेहनत भी कर रहे होगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। तारीख क्या है आज? 13 अप्रैल आज डेट है 13 अप्रैल। और आज के इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम देखने वाले हैं हमारे देश के अंदर आज के दिन क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, 13 अप्रैल को क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो पहली घटना कब की है? 1699 1699 में क्या हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, ओके। तो अच्छा, टोटल गुरु कितने थे सिखों के? टोटल गुरु कितने थे? सिख आपका धर्म है, रिलीजन है, उसके टोटल गुरु कितने थे? 10 गुरु थे उसके टोटल। तो जो है गुरु गोविंद जी जो है ये 10वें गुरु थे, आखिरी गुरु थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, उसके बाद वो गुरु की तरह काम करती है। ठीक है, वो जो किताब है गुरु ग्रंथ साहिब वो गुरु की तरह काम करती है। ठीक है, तो जो आखिरी गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने किस चीज की स्थापना करी थी? खालसा पंथ की स्थापना। किस चीज की? खालसा पंथ की स्थापना। अब हमको क्या जानना है इसमें? अब हमको इसमें ये जानना है ये खालसा पंथ है क्या। ओके, तो हमको सबसे पहले जानना है ये है क्या और इसको बनाया क्यों गया है। तो ये एक वॉरियर क्लास है ना। सिख जो धर्म है उसके एक वॉरियर क्लास है। वॉरियर मतलब जैसे अगर हिंदी में बताऊं तो क्षत्रिय है ना, जो लोग लड़ते हैं, जो लोग लड़ते हैं उनको वॉरियर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे समझ लीजिए जैसे क्षत्रिय होते हैं इसी तरह है, ये भी लड़ने के लिए बनाए गए, स्पेशली ये भी लड़ने के लिए बनाए गए। अब इनको गुरु गोविंद सिंह जी ने क्यों बनाया था ये भी पता होना चाहिए हमको। तो गुरु गोविंद जी ने इनको क्यों बनाया था? जो इनके पिताजी थे और सिखों के 9वें गुरु थे, है ना, सिखों के 9वें गुरु और इनके पिताजी थे कौन? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। इनको मार दिया गया था किसके द्वारा? इनका गला कटवा दिया गया था, बिल्कुल अलग करवा दिया गया था इनका सर। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब कौन था? मुगल सम्राट था। ठीक है, ये मुगल सम्राट था आपका औरंगजेब। इसने गुरु तेग बहादुर जी का गला बिल्कुल अलग करवा दिया था, बिल्कुल कटवा दिया था। ठीक है ना, तो उससे पहले मतलब जब तक क्या था कि ये जो आपका सिख धर्म है इसमें कोई लड़ने वाला नहीं हुआ करता था। तो स्पेशली इसी चीज के लिए कि आगे हम जो हमारे जो गुरु हैं या किसी भी सिख धर्म के आदमी को कोई मार ना सके, कोई हमला ना करे उनके ऊपर, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए भी कोई चाहिए, कोई सेना होनी चाहिए। इसी वजह से गुरु गोविंद सिंह जी ने किसकी स्थापना करी? खालसा पंथ की स्थापना करी, जो कौन हो गए? वॉरियर्स हो गए। ठीक है, आपने देखा हो, किसी फिल्म में देखा हो या फिर कई जगह पे होता है, जो नीले कलर के कपड़े पहनते हैं सिख, है ना, जो नीले कलर के कपड़े पहनते हैं वो कौन होते हैं? वही होते हैं आपके खालसा पंथ के लोग। ठीक है, वो खालसा पंथ के होते हैं। कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो नीले कपड़े पहन के रहते हैं, वही होते हैं आपके। पगड़ी नीली होती है, बाकी जो कुर्ता वगैरह जो भी पहना होता है वो नीला होता है। ठीक है, वो होते हैं आपके खालसा पंथ के लोग। समझ गए? अब खालसा पंथ में 3 चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या चीज जरूरी है? देखिए, के 5 के हैं इसमें, 5 के हैं। ठीक है, अभी के क्या क्या है या फिर कै बोल सकते हो आप। ठीक है, ये क्या क्या है? कै या फिर के 5 है ना, ये हमें समझना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है खालसा पंथ के जो लोग होंगे उनके लिए। ठीक है, जो मान लीजिए नॉर्मल सिख है ना, जो खालसा पंथ में नहीं है लेकिन वो भी ये सब करता है। ठीक है ना, ये सब जितने भी खालसा पंथ के अंदर सारे सिख आ जाते हैं। समझ रहे हो आप? जो स्पेशली खालसा पंथ वाली है वो तो है ही है, बाकी जो भी सिख है वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो 5 के हैं जो इसके लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, खालसा पंथ के लिए 5 के हैं जो जरूरी होते हैं। अब ये 5 के कौन कौन से होते हैं ये हमारे लिए समझने वाली बात है। अब ये 5 के कौन से हैं? पहला के है केश। पहला के है या फिर के है केश। केश मतलब क्या होता है? बाल। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी का क्या कहना था? इनका कहना था कि एक बार जब किसी आदमी ने बाल अपने कटवाने बंद कर दिए, ठीक है, एक बार जब तक कटवा रहा है, ठीक है, जो सिख है जो भी, उसने एक बार अपने बाल कटवाने बंद कर दिए, उसके बाद वो अपने कभी भी बाल नहीं कटवाएगा। ठीक है, कहीं कोई भी बॉडी पे उसके बाल आते हैं पूरे शरीर पे, कहीं के भी बाल नहीं कटवाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? केश। तो ये हो गया केश। इसीलिए जो सिख होते हैं वो पगड़ी भी बांधते हैं, इसीलिए जो सिख होते हैं वो पगड़ी भी बांधते हैं, क्योंकि बाल उनके बॉडी पे इतने सारे होते हैं, दाढ़ी मूंछ बहुत लंबी लंबी होती है, इसी वजह से तो होती है। पहला के क्या है या पहला क्या है? केश। दूसरा क्या है? कंग या फिर कंघा बोल सकते हो आप। ठीक है, ये कंघा क्या होता है? वैसे तो लकड़ी का होता है आमतौर पे, जो जनरली होता है लकड़ी का होता है, लेकिन वैसा भी आप रख सकते हो। वो कहाँ पे होता है? जो बाल होते हैं उन्हीं में होता है वो कंघा। ठीक है, लकड़ी का, वो पगड़ी के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज हो गई। क्या क्या? एक तो हो गया आपका केश, दूसरा कंघा, तीसरा क्या चीज हो गई?
है। तीसरा के क्या हो गया, तीसरा के आपका हो गया कड़ा। कड़ा, जो कड़ा नहीं पहनते सिख लोग, जो स्टील का कड़ा या लोहे का कड़ा जो बना हुआ होता है, जो कड़ा जो पहनते हैं उसको क्या, वो कौन सा होता है, कड़ा। ठीक है, ये तीसरी चीज होगी। चौथा चीज क्या है, चौथी चीज है आपकी केचड़ा। चौथी चीज है केचड़ा। केचड़ा मतलब है अंडरगारमेंट की बात हो रही है। ठीक है, जो आपके अंदर होते हैं, कच्चे बनियान पहनते हैं ना, वो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर पांचवा क्या है, पांचवा है कृपान। ठीक है, पांचवा क्या है, कृपान। पांचवा है कृपान। कृपान मतलब, कृपान होता है, आपने किसी सिख को देखा होगा तो उसके पास छोटा सा एक चाकू होता है। ठीक है, छोटा सा चाकू है, उसको खंजर जो भी आप बोलना चाहोगे ना, तो किसी भी साइज का रख सकते हैं आमतौर पे। लेकिन अब पहले जमाने में तो लड़ाई वड़ाई होती थी, लेकिन आज के जमाने में ऐसे नहीं रख सकते, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के उससे नहीं रख सकते, लेकिन सिख लोग रख सकते हैं, इसीलिए छोटा वाला रखते हैं वो लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं कृपान, है ना। उसको क्यों रखते थे, उसको इसलिए रखा जाता था, कृपान इसलिए था ताकि कहीं भी लड़ाई हो जाए तो हमेशा तैयार रहे लड़ाई करने के लिए। तो ये 5 कै हैं जो इसमें खालसा पंथ में होते हैं। ठीक है, ये 5 कै हैं जो खालसा पंथ में होते हैं। तो आज के दिन खालसा पंथ की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। समझ गया आप, आज के दिन खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है 1919 की। 1919 की न्यूज है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, ब्रिटिश जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। ठीक है, तो आज के दिन क्या हुआ था, ये बात हो रही है जलियांवाला हत्याकांड जो है। ठीक है, तो जलियांवाला हत्याकांड या फिर जलियांवाला मैसेकर आप बोल सकते हो, या फिर जनसंहार बोल सकते हो। जलियांवाला बाग वाला क्या है, नरसंहार बोल सकते हो। नरसंहार नहीं, जनसंहार बोलेंगे इसको। ठीक है, नरसंहार तो वो होता है किसी एक आदमी को मार दो, लेकिन जनसंहार क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। ठीक है, तो उसको जनसंहार बोलेंगे और इंग्लिश में इसको मैसेकर बोलेंगे। ठीक है, मैसेकर का वही होता है जब बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है बिना किसी उसके, जैसे इनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, तो इन्होंने मासूम लोगों को मार दिया था। अब ये क्या हुआ था इसमें समझिए आप। इसी समय पे एक क्या आया था, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब तक चला था, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेके 1918 तक चली थी, है ना। तो दूसरा विश्व युद्ध, सॉरी, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों को लगा थोड़ी कमजोरी तो आ गई थी अंग्रेजों में, जीत भले गए थे लेकिन थोड़े कमजोर तो हो गए थे। तो अंग्रेजों को लगा जितनी भी हमारी कॉलोनी है जिनके ऊपर हम राज करते हैं, कहीं वो हमारे खिलाफ कोई अटैक शुरू ना कर दे, है ना। हम ना, और भारत में क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। 1818 में आ गए हम लोग, है ना। और इसके बाद क्या होगा, 1947 में हमारा क्या होगा, आजादी मिल जाएगी हमको। तो हम धीरे धीरे आजादी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे क्या हो रहे हैं, गांधी जी भी देश में आ चुके हैं 1915 में, है ना। आंदोलन हो रहे हैं, सत्याग्रह आंदोलन, ये आंदोलन, सब आंदोलन चल रहे हैं जगह जगह पे। इधर से भगत सिंह जी भी लगे हुए हैं अपने उसमें, है ना। तो सब लगे हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद जी भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे देश में जो है रोज क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है आजादी के लिए। ठीक है, तो इसी चीज से बचने के लिए अंग्रेजों क्या लेके आए, रोयल्स एक्ट। क्या लाए, रोयल्स एक्ट। अब ये रोयल्स एक्ट क्या था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। इस रोयल्स एक्ट में क्या था, इसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि जो पुलिस है ना, जो पुलिस है उसके पास ताकत होगी, वो किसी को भी पकड़ सकती है, किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, किसी को भी उठा के जेल में डाल सकती है ना। उसको किसी सबूत की या किसी चीज की जरूरत नहीं है, पुलिस को बस उठा के जेल में डाल सकती है। समझ गए आप। अब इसी चीज के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, है ना। इस चीज के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप आम आदमी को किसी को भी उठा के डाल दोगे जेल में, है ना। तो इसी वजह से क्या किया, जो बहुत बड़े बड़े लीडर थे उनमें से कुछ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने उनको अरेस्ट करवा दिया। तो इसी चीज का विरोध करने के लिए, रॉयल्स एक्ट का विरोध करने के लिए, है ना। और जो जिन लोगों को जेल में डलवाया गया था उस इन लोगों का विरोध, मतलब इन लोगों के खिलाफ, मतलब इन लोगों के लिए विरोध करने के लिए और रॉयल्स एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोग थे, है ना। वो बहुत सारे लोग कहां पे जुड़े, वो एक सभा करने के लिए जुड़े। कहां पे, जलियांवाला बाग में, है ना। ये एक बाग है, ये अमृतसर में पड़ता है जलियांवाला बाग, जो आपका गोल्डन टेम्पल है ना, हरमिंदर साहिब है, उसी के साइड में थोड़ी सी दूरी पड़ता है। एग्जैक्ट डिस्टेंस तो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी दूरी पड़ता है उसके। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो सब आराम से सभा में बैठ के क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर रहे थे, वहां पे बैठे हुए थे और अपने आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा कर दिया अंग्रेजों ने, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। इतने में क्या हुआ, जो वहां का गवर्नर था, कहां का, अमृतसर का गवर्नर, जनरल ओ डायर, ओ डायर, इस वाले डायर की बात नहीं कर रहा मैं, ये जनरल ओ डायर है, ये जनरल एच डायर था। ठीक है, ये जनरल एच डायर था, मैं बात कर रहा हूं जनरल ओ डायर की। ठीक है, जनरल ओ डायर कौन था, गवर्नर था वहां का। ठीक है, जनरल ओ डायर अमृतसर का गवर्नर था। इसने क्या किया, इसने मतलब ये जो थे जनरल ओ डायर जो था, जनरल एच डायर जो था, ये क्या थे, ये उस समय की जो वहां पे सेना थी, है ना, उसके अध्यक्ष से थोड़े दिन के लिए बने थे, है ना। पुलिस के अध्यक्ष कुल मिला के, सेना के नहीं बोलेंगे, पुलिस के अध्यक्ष थे। ठीक है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी वहां पे बने हुए थे अध्यक्ष।
तो इन्होंने देखा कि जी अमृतसर, ये जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ लोग सभा जोड़ के बैठे हुए हैं। तो इन्होंने किससे बोला, ये जनरल एच डायर ने बोला जनरल ओ डायर से, देखो जी ऐसे सभा जोड़ के बैठे हुए हैं। तो जनरल ओ डायर ने क्या कहा कि तुम एक बार कोशिश करो उनको हटने के लिए, बोलने के लिए, है ना, और अगर वो नहीं हटते तो क्या करना, गोली चलाना शुरू कर देना, ठीक है, फायरिंग शुरू कर देना, ऊपर फायर कर देना, ठीक है। तो फिर जनरल ओ डायर गए अपनी सेना के साथ, अपनी टुकड़ी के साथ, और क्या हुआ वहां पे जाके जो गेट था, देखो जो वो है ना आपका जलियांवाला बाग है, एग्जैक्ट तो मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसे समझ लीजिए, ऐसे है ये बाग, ठीक है। इसमें निकलने का खाली एक ही रास्ता है, दीवारें काफी ऊंची ऊंची है, तो कोई दीवारों को कूद के भी नहीं जा सकता, ठीक है। और ऐसे पतली सी गली है, आप आज भी जाकर देखोगे पतली सी गली है, तो थोड़ा सा रेनोवेट कर दिया इसने सरकार को, लेकिन आप गूगल पे फोटो देख सकते हो, दिख जाएगी आपको पुरानी फोटो भी। तो क्या है, एक पतली सी गली है। तो सारे जो अंग्रेज, मतलब ये जनरल ओ डायर और इसकी जो टुकड़ी थी, अब उस टुकड़ी में गोरखा वाले भी, गोरखा थे, कुछ सिख जवान भी थे, बहुत जट जवान भी थे, बहुत सारे जवान थे। वो सब कहाँ गए, वो सब यहाँ से निकल के और यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। सभा हो रही थी, यहाँ सब लोग बैठे हुए लोग सभा कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे खड़े होकर उन्होंने एक बार कहा कि इस सभा को खत्म करके यहाँ से निकल जाओ। ये लोग नहीं उठे वहां से, है ना, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे, इनको नहीं पता था कुछ होगा इसके बाद, ठीक है। तो क्या हुआ, जनरल एच डायर ने, क्योंकि ओ डायर ने तो पहले ही बोल दिया कि अगर ना उठे एक बार में तो फायरिंग करना शुरू कर दो। फिर जनरल एच डायर ने क्या दिया, जनरल एच डायर ने बोला कि गोली चलाना शुरू करो, ये मत देखो कौन सामने कौन नहीं, और जब तक सारी की सारी जितनी गोली हमारे पास रखी हुई है सबके सब राउंड खत्म ना हो जाए, जब तक गोली चलती रहनी चाहिए, मुझे रुकती हुई नहीं दिखनी चाहिए। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, ओपन फायर हो गई, और ओपन फायर होने के बाद जितने लोग यहाँ थे सबको गोली लगती रही, मरते रहे, जिसको लगती रही वो मरते रहे। तो बताया जाता है 1000 के आसपास, 1000 से ऊपर बल्कि, है ना। न्यूट्रल सोर्सेज तो बहुत कुछ बताते हैं, कुछ तो 300 बताते हैं, अंग्रेजों से पूछ ले तो ये भी कह देंगे 10-5 लोग ही मरे थे, है ना। हालांकि 10-5 नहीं बोलते, वो भी 300 के आसपास बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजों से पूछ लो तो ये भी कह देंगे नहीं जी उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने गोली नहीं चलाई थी, अंग्रेजों से पूछ लो तो। आज तक उनसे जलियांवाला बाग माफी तो मांगी नहीं गई, तो उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप। पर जो आपकी रिसर्च हुई है उसके बाद, इंडियंस ने रिसर्च की है, उससे क्या पता चलता है, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे इसमें, ठीक है। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से, आप ये चीज तो देखो, निहत्थे थे और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। अगर वो विरोध कर रहे होते, गोली बारूद लेके उन्होंने पहले फायरिंग करी होती, तो चले, वैसे ये भी जस्टिफाई नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी समझ में आता है। लेकिन जब शांतिपूर्ण तरीके से, उनके पास कोई हथियार नहीं है, वो जब भी ऐसा कोई विरोध भी नहीं कर रहे, खाली सभा कर रहे हैं, अगर आपका विरोध कर रहे होते, सड़कों पे खड़े होते, जब आपने गोली चलाई, चलो वो भी मान ले, वो भी नहीं मानने वाली बात, लेकिन चलो वो भी मान ले। लेकिन जो निहत्थे आराम से बैठे हुए हैं, शांति में सभा आराम से चल रही है, अपनी बात कर रहे हैं आपस में, अब आपस में भी बात ना करें क्या, आपस में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि लोगों के पास भागने का कोई रास्ता था नहीं, क्योंकि यहाँ सारा इन्होंने कवर किया हुआ था, ये दीवार बहुत ऊंची ऊंची थी। तो यहाँ पे कुआं था, बहुत सारे लोग उसमें कूद गए, है ना। कुएं में बहुत सारी बाद में डेड बॉडीज निकाली गई हैं कुएं में से, समझ गए आप, है ना। और आसपास देखिए, अभी भी आप चले जाओगे कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, तो आपको दीवार पूरी मिलेगी, है ना। सारी दीवारों के आसपास जहां जहां गोली लगी थी वहां पे मार्क किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों को पता चले, जाके लोग देखें कि कैसे कैसे गोली यहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे कितने लोग, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे यहाँ पे, समझ गए आप। तो ये बहुत दुखद घटना थी उस समय की। यही, अगर मैं सही बात आपको मायने में बताऊं ना, तो यही घटना थी, कौन सी, जलियांवाला बाग, जिसमें और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को आगे बढ़ाया, यदि हमको अब तो आजादी चाहिए, ये गुनाह हम नहीं सहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वो सब लोग आगे बढ़े, जैसे ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह की अगर मैं बात करूं, सरदार ऊधम सिंह की हमने थोड़े दिन पहले ही बात की थी, सरदार ऊधम सिंह जी की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। उन्होंने 43 में जाके, 1943 में जाके किसको मारा था, जनरल ओ डायर को, इंग्लैंड में जाके मारा था। मैंने यहाँ लिखा था कहीं जनरल ओ डायर, हाँ ये रहा जनरल ओ डायर, गॉड सा लिख गया तो इसलिए थोड़ा जो अजीब लग रहा है, जनरल ओ डायर, है ना। इस वाले डायर को नहीं मारा था उधम सिंह जी ने, है ना, ये तो पहले ही मर गया था। इस वाले डायर को मारा था, कौन, जनरल ओ डायर को, है ना, क्योंकि जो वो दिया था, ऑर्डर दिया था, वो इसी ने दिया था, यही यहाँ का गवर्नर था, समझ रहे हो आप। तो इसने ऑर्डर दिया, है ना, इसी वजह से सरदार ऊधम सिंह जी ने लंदन में जाके, लंदन क्या थी, राजधानी थी इंग्लैंड की, लंदन में जाके इसको गोली मारी 1943 में, समझ रहे हो। 1943 में इन्होंने जाके वहां पे गोली, अब आप सोच रहे हो इतने समय बाद गोली मारी। देखिए, किसी के लिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान को, हिंदुस्तान से और लंदन तक पहुंचना इतनी आसान बात नहीं है, और वो भी ऐसे आदमी के लिए जिसको वहां जाके किसी को मारना है, तो हथियार भी ले जाना पड़ेगा, या फिर वहां जाके अरेंज भी करना पड़ेगा, है ना। और आप डायरेक्टली जा भी नहीं सकते एकदम से, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, अंग्रेज जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, है ना, तो उन्हीं की चलेगी जैसे चल रही है। तो इतना टाइम उनको लगा, जगह जगह से गए वो, कहीं से गए, कहीं से गए, है ना, ऐसे जाके वो जब पहुंच गए कहाँ पे, जब वो पहुंच गए आपके लंदन में या फिर इंग्लैंड में, वहां पे जाके इन्होंने बहुत दिन तक देखा कैसे कैसे मार सकते हैं, कैसे कैसे प्लान बनाया, ठीक है। फिर प्लान बनाने के बाद फिर इन्होंने इनको गोली मारी, किसको, जनरल ओ डायर को,
समझ गया। जनरल ओ डायर को इन्होंने गोली मारी थी। अभी इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी कुछ दिन पहले विकी कौशल की, सरदार उधम, है ना, वो मूवी भी आप देख सकते हो। उसमें आपको थोड़ी सी डिटेल उसमें पता चलेगी। उसमें जलियांवाला बाग के बारे में भी दिखाया गया है। मूवी के एंड में उसमें पूरा 40 मिनट के आसपास का सीन है जो पूरा एकदम बिना किसी फिल्टर के बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से दिखाया गया जलियांवाला बाग के उसमें। हालांकि उसमें फिर भी ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं उसे, वैसे अगर आप नॉर्मल सोचोगे, आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, नए नए होगे आप, तो आपका लगेगा ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन वो जो सीन उसमें दिखाए गए ना, उससे भी बहुत बुरी स्थिति थी उस समय पे, जितनी किताबें मैंने पढ़ी और मैंने उनमें पढ़ा है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, जलियांवाला बाग। तो आज के दिन जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, है ना, या फिर जलियांवाला जनसंहार बोलिए, जलियांवाला बाग जनसंहार या फिर मैसेकर बोलेंगे। ठीक है, हत्याकांड नहीं बोलेंगे, हत्याकांड थोड़ी है, एक आदमी को थोड़ी मारा है इन्होंने, 1000 से ऊपर आदमी को मारा है, तो एक तरह से नरसंहार हो गया। समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, 1948, 13 अप्रैल 1948 को भुवनेश्वर शहर बना उड़ीसा का राज्य, उड़ीसा राज्य बना, उड़ीसा राज्य की राजधानी। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, दोबारा पढ़ लेते हैं। 13 अप्रैल 1948 भुवनेश्वर शहर बना उड़ीसा राज्य की राजधानी। तो भुवनेश्वर क्या बना, उड़ीसा की राजधानी बना कब, 13 अप्रैल 1948 को। इससे पहले उड़ीसा की राजधानी क्या थी, इससे पहले उड़ीसा की राजधानी थी कौन, क्या थी, कटक। क्या थी, कटक शहर था। इससे पहले उड़ीसा की राजधानी थी कटक शहर। अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो कटक, CUTTAK, कटक। ठीक है, इससे पहले राजधानी थी कटक। ठीक है, अच्छा आपसे कोई पूछ ले अगर कि उड़ीसा कब बना था, है ना, उड़ीसा जो राज्य है कब बना था, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस आता है, 1 अप्रैल को, या फिर उत्कल दिवस भी बोल देते हैं उसको, क्योंकि उड़ीसा का पूरा नाम उत्कल है। ठीक है, तो इसलिए उसको उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस बोल देते हैं। तो 1 अप्रैल 1936 में बना था क्या, उड़ीसा। उड़ीसा बना था आपका, उड़ीसा जो राज्य है आपका, कहां कब बना था, 1 अप्रैल 1936 को। कौन से राज्य से अलग होकर बना था, बिहार से, बिहार से अलग होकर बना था। ठीक है, बिहार से अलग होकर बना था। अच्छा, इसका पुराना नाम एक तो मैंने आपको बता दिया कटक, एक तो मैंने आपको इसका पुराना नाम क्या बता दिया, कटक, सॉरी कटक तो राजधानी थी, पुराना नाम मैंने उसका उत्कल बताया था, उत्कल। एक तो मैंने इसका पुराना नाम उत्कल बता दिया। जो हमारी नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान है उसमें नहीं आता, उसमें उत्कल शब्द आता है ना, एक बार गाइएगा पूरी राष्ट्रीय गान, अभी मैं नहीं गाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आप पूरी राष्ट्रीय गान गाइएगा। वैसे पूरी बीच में से गानी अच्छी नहीं लगती है, जब आप सुबह प्रेयर में कहीं गाओ या फिर आप सुन लेना फोन वगैरह पे, तो उसमें उत्कल शब्द आता है। तो उत्कल जो है ना, वो इसी इलाके की बात हो रही है जहाँ पे उड़ीसा है आज, है ना, जहाँ पे आज के समय उड़ीसा है, उसी इलाके की बात हो रही है उत्कल की। ठीक है, उत्कल गंगा ऐसे करके नहीं है, उत्कल गंगा ऊंचल चलते तरंग, वो जो है उत्कल, वो इसी की बात हो रही है। समझ गया आप। अच्छा, एक नाम और है उड़ीसा का पुराना, क्या नाम है इसका पुराना, कलिंगा। क्या नाम है, कलिंगा। आपने सम्राट अशोक की कहानी अगर सुनी होगी, तो क्या हुआ था, उन्होंने जो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी वो किसके खिलाफ लड़ी थी, कलिंगा में लड़ी थी। कलिंगा की जो सेना थी उसके खिलाफ लड़ी थी। उसके बाद उन्होंने देखा इतने सारे लोग मर गए, इतना खून बहा है, उसके बाद उनको लगा कि ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये जो कलिंगा जहां पे लड़े थे वो उड़ीसा की ही जगह थी। समझे आप। जो ये कलिंगा वाला युद्ध हुआ था, अशोक का आखिरी युद्ध हुआ था सम्राट अशोक का, वो कौन सी जगह थी, वो उड़ीसा ही थी। क्योंकि जो अशोक थे वो राजा कहाँ के थे, है ना, ये पाटलिपुत्र और ये वाला, मगर वैसे तो मौर्य वंश के राजा थे, पर ये जो बिहार वाला इलाका इसमें था, इसमें ये यहाँ पे था मौर्य वंश। ठीक है, और ये जो उत्कल वाला इलाका है या फिर आप कह दो कलिंगा वाला इलाका, उस समय पे इसका हिस्सा नहीं था। फिर इसकी यहाँ की सेना को हरा के और यहाँ पे फिर क्या हुआ, इसको अपना बिहार के अंदर ले लिया गया था। किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा। समझ गया आपने। उड़ीसा की भी हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने बता दी, भुवनेश्वर के बारे में बता दिया। तो आज के दिन क्या बनी थी, भुवनेश्वर राजधानी बनी थी उड़ीसा की। ठीक है, चलिए बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। एक एक न्यूज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है ये, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो इस न्यूज में आपको समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, ये पूरी वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए सर ये चीज है जो हमें समझ में नहीं आई। तो कल जो वीडियो होगी, जो आपकी 14 अप्रैल की वीडियो होगी आज के इतिहास की, उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमको ऐसी सपोर्ट करते रहें। ठीक है, ताकि हम भी आपके लिए पूरी मेहनत से वीडियोस लाते रहें, नई नई चीजों के बारे में आपको बताते रहें। तो मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद।